स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक हाई पावर्ड हाई लेवल कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सिफारिशें दी हैं और उसमें ख़ास करके जोर जो है वो 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं पर है। ये कमेटी ये भी कहती है कि जो एडमिशन्स के जो सिस्टम बना है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम को भी प्रॉपर वेटेज मिलना चाहिए कॉलेज एडमिशन के टाइम पे, जो इस वक्त नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी सिफारिशें हैं। और ये सिफारिश एक तरीके से आप देखेंगे तो एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने बड़े बड़े छेद हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में। आप कहिए तो उदारीकरण के दौर में सब कुछ नया हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी नई हो रही है, मगर 30-40 साल होने आए अब हमें अपनी इकोनॉमी को खोले हुए, अभी तक हम गैप्स ही ढूंढ रहे हैं, उसको भरने की बात की है। बहरहाल दामिनी मैम, ये बताइए कि ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि स्कूल जो है वो सेकेंडरी हो गए और कोचिंग जो है वो प्राइमरी हो गए। तो इसके लिए हमेशा कोचिंग वालों को विलेन पेंट करने की कोशिश होती है। तो कोई हीरो होता नहीं, कोई विलेन होता नहीं, हम सब मिलकर ये दुनिया चलाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम जैसा बोला उन्होंने कमेटी ने कि जो सिलेबस में गैप है एंड जो एग्जाम पैटर्न में गैप है सर, उसकी वजह से क्या हो गया है कि बच्चे अभी ज्यादा फोकस कोचिंग सेंटर्स पे करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है, जैसे मैम ने भी बोला, कि जैसे पहले बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को कुछ वैल्यू दी जाती थी इन एडमिशंस टू सर्टेन कॉलेजेस, जो कि अभी नहीं है। तो अब बच्चों को भी ये लगने लगा है कि बोर्ड एग्जाम करने मतलब सीरियसली करने में मेरे को कोई फायदा नहीं है, मेरा जो फायदा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में ही है। सो मुझे फोकस उधर ही करना चाहिए एंड उस लाइन में पढ़ाई जो है वो कोचिंग सेंटर्स में ही आजकल ज्यादा होती है, बिकॉज लाइक आई सेड कि बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग है। तो फिर धीरे धीरे बच्चों का रुझान कोचिंग सेंटर्स की तरफ ज्यादा हो गया एंड सो इवेंचुअली अब ये है कि कोचिंग सेंटर्स में ही बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं और स्कूल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है आदिशा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि चलिए ये सब सिफारिशें हम मानते हैं, ऊपरी तौर पर देखने पे लगती भी हैं कि सही है, इनको होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? क्या प्रैक्टिकल नज़रिया होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली इसको हम ज़मीन पे उतार पाएं? हाँ, प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। सबसे पहले अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी बुक्स में जो रेपिटेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ बार बार रेपिटेटिव आ रही है, हायर कंटेंट ऑफ लर्निंग है, जो बहुत ज़्यादा याद करने वाला कंटेंट है, जो हमें एंट्रेंस एग्जाम्स में काम नहीं आता है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स के सारे कंटेंट को बुक्स में ला सकते हैं, उसको एक बेस तैयार करके दोनों के एग्जाम्स को क्रिएट किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस वहाँ पे मिलना शुरू होती है। और जितना मैंने समझा है, एनईपी ये बोलना चाह रही है कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। मतलब एनईपी का कहने का मतलब है कि बच्चे का ना ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी कोचिंग सिस्टम बहुत प्राइमरी होती जा रही है, क्योंकि बच्चों में वही आ रहा है बार बार कि कोचिंग बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, एंड स्कूल का बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको हमको खत्म करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को बेस बनाना चाहिए। रिपीटेटिव कंटेंट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है एनसीईआरटी बुक्स में। नए तरीके से उसका सिलेबस लिखना चाहिए और उसमें एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन की चीज़ों को ऐड किया जाता है। एंड इसके साथ साथ टीचर्स का स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स उस डेवलपमेंट के साथ आके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल की लर्निंग की कंटिन्यूस हो जाएगा और उसकी तरफ उनका रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। समय कम है, आखिरी सवाल दामिनी मैम आपसे है। जो बात इन्होंने जहां छोड़ी है वहीं पे टीचर्स पे बहुत बात होती है कि अब कोचिंग में तो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं या जिन लोगों ने नीट क्रैक कर रखा है, डॉक्टर्स हैं, उनको लगा देते हैं पढ़ाने में, ये इस खास चीज़ के लिए। बाकी स्कूलों पे अब स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, चकाचक है स्कूल्स,
लेकिन टीचर्स को लेके इतने सवाल क्यों हैं? आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों नहीं बढ़िया टीचर्स आते हैं? क्या तनख्वाह नहीं मिलती? क्या बात है? तो मनोज जी, इसमें मुझे यही लगता है कि शुरू से ये ऐसा एक मानना है कि जो लोग कहीं भी जॉब नहीं कर पाते, तो वो लोग टीचिंग में आ जाते हैं। ये काफ़ी हद तक, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसको अनफॉर्च्यूनेटली कोई भी उतनी इज़्ज़त से नहीं देखता, क्योंकि इज़्ज़त से इन द सेंस कि दे फ़ील कि ये तो वही लोग करते हैं जिनको ज़िंदगी में और कहीं कुछ सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो एक तो हमको ये सोच लोगों की बदलनी है कि टीचिंग इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोफ़ेशन। ये सारे प्रोफ़ेशंस को जन्म देने वाला एक प्रोफ़ेशन। तो जब तक वो हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे उतनी टीचिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन, आई थिंक लोगों की सोच को बदलने का वक़्त है। एंड डेफ़िनेटली अगर उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो तनख्वाह भी अकॉर्डिंगली उस प्रोफ़ेशन में बढ़ेगी, एंड अच्छे-अच्छे लोग जो है वो भी दे विल लुक फॉरवर्ड टू बिकमिंग टीचर्स, एंड आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही, लेकिन अब ये है कि सब मामला सर्कुलर होता है लाइफ में। सब कुछ बोलते हैं ना, लाइफ 360 डिग्री घूमती है। तो अब ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसको कि शिक्षक से वास्ता ना पड़ा हो और जिसको समझ में नहीं आया हो कि शिक्षक का क्या महत्व होता है जीवन में। बावजूद इसके अगर टीचिंग को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हम नहीं मान रहे हैं, तो हमारे खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। और जब आप टीचर को सम्मान आप तभी दे सकते हैं जब आप शिक्षा को सम्मान दें। शिक्षा को भी तो हम यही मान रहे हैं कि नौकरी दिला दे, रोजी रोटी चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तो शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण ज़रूरी है, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें कितनी सक्षम है, उसको लागू हुए काफ़ी दिन हो गए। लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। देश हमारा है, शिक्षा व्यवस्था भी हमारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इस पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है और अपनी भूमिका भी निभाइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।